नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा आज हम क्लास 10 साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, यानी एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। हिंदी में अम्ल, क्षारक एवं लवण। बेटा हमें हमारे ज़िंदगी में एसिड्स और बेसेस हमने बहुत बचपन से पढ़ते हुए भी आ रहे हैं, हम देख भी रहे हैं। तो देखो, रोल ऑफ एसिड्स एंड बेसेस इन आवर डेली लाइफ, यानी हमारे जीवन में अम्ल व क्षारक का महत्व। हम जो खाना खाते हैं, चाहे जैसे फल सब्जी वगैरह, एप्पल हो, नमक हो या फिर जूस हो, और हाउस होल्ड की चीज़ें यानी हमारे घरों में जो सामान यूज़ होता है, फिर चाहे वो साबुन हो, डिटर्जेंट हो, बहुत सी हमने ऐसी चीज़ें देखी हैं जिनमें कहीं ना कहीं हमने या तो एसिड देखा होगा या फिर बेस देखा होगा। जैसे हम खाना खाते हैं, हमें एसिडिटी हो जाती है ना, बोलते हैं ज़्यादा खाना खा लिया तो भी खट्टी डकारें आती हैं। फिर हम उसको कैसे ठीक करेंगे, हम लेमन जूस पिएं या सिरका, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, कुछ भी चीज़ें जो आप डाइजीन वगैरह लेते हो या इनो वगैरह लेते हो, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं बेटा, या आपने 7th 8th में और भी डिटेल में पढ़ा होगा, यूज़ ऑफ एसिड्स एंड बेस, अम्ल और क्षारक का क्या उपयोग होता है। तो ये टॉपिक आपको क्लियर है कि भाई हमारी लाइफ में एसिड और बेस का क्या यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं अपने नॉर्मल बेसिक अंडरस्टैंडिंग से, या फिर 7th में ये चैप्टर है एसिड बेस का, 7th क्लास में थोड़ा अच्छे से दे रखा है, तो आप उसको भी देख सकते हैं एक्टिविटीज़ के साथ अपनी थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। तो देखिए उसमें हमने ये पढ़ा हुआ है, जो एसिड होता है यानी अम्ल, वो कैसा होता है, सोर इन टेस्ट, यानी खट्टा होता है और ब्लू लिटमस को रेड कर लेता है। आपने एक्सपेरिमेंट्स, छोटी मोटी एक्टिविटीज़ की होंगी, नहीं की होंगी तो आप वैसे भी लैब में करेंगे, ये आपका 10th का एक्सपेरिमेंट भी है, ठीक है बेटा। और ऐसी बेस यानी क्षारक में क्या पढ़ा है आपने कि ये बिटर इन टेस्ट होते हैं, यानी कड़वे होते हैं, और रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी आपने देखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो आपने पढ़ा हुआ है वो है लिटमस के बारे में। लिटमस क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर, यानी कि प्राकृतिक सूचक। लिटमस को हिंदी में भी हम लिटमस ही कहते हैं। ये आपने लिटमस पेपर भी देखा होगा, लिटमस सोल्यूशन भी देखा होगा अपनी लैब में। नहीं देखा है तो मैं बता रही हूँ ना, ये आपके 10th के एक्सपेरिमेंट में है, प्रैक्टिकल्स में है, आप वहाँ देख लेंगे दोबारा से। तो बेटा होता क्या है, लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है, प्राकृतिक सूचक है, यानी एक लिचन से मिलता है हमें। आपके एनसीईआरटी में एक मोर टू नो करके एक कॉलम दे रखा है, तो आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि लिटमस जो होता है वो एक पर्पल डाई होता है। पर्पल को हिंदी में हम बोलते हैं बैंगनी, करेक्ट। तो वो होता है और वो एक लिचन से मिलता है, लिचन नाम के एक प्लांट से मिलता है हमें। और वो प्लांट असल में आपने 9th में पढ़ा होगा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा। तो वो लिचन जो है वो थैलोफाइटा की कैटेगरी में आता है। तो बेसिकली ये तो बात हुई हमारे लिटमस की। यहाँ लिखा हुआ है इंडिकेटर। इंडिकेटर बेटा दो तरीके के होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है सिंथेटिक। इंडिकेटर को हम और आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप इतना सा देख लीजिए कि इंडिकेटर यानी सूचक कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल यानी प्राकृतिक, एक होता है सिंथेटिक यानी संश्लेषित, जो हमने बनाए होते हैं, मानव निर्मित होते हैं, ठीक है बेटा। तो नेचुरल में आपने पढ़ा हुआ है टर्मरिक, हल्दी, जैसे कि हमारे खाने का दाग हमारे कपड़ों पे लग जाता है, ठीक है, पीला पीला होता है। और जैसे हम उस पर साबुन लगाएं, आपने देखा भी होगा जब कढ़ाई हम धोते हैं, कढ़ाई वगैरह मांजते हैं, बर्तन वगैरह, तो उसमें क्या होता है, जो हल्दी लगी होती है और आप उसमें साबुन से उसमें लगाना शुरू करते हैं तो वो रेड हो जाता है, राइट। तो हल्दी अपना कलर चेंज कर देती है जब वो साबुन यानी एक क्षारक यानी बेस है साबुन, उसके कांटेक्ट में आती है, संपर्क में आती है, तो कलर चेंज कर देती है, राइट। तो इसीलिए वो क्या कहलाती है, लिटमस इंडिकेटर कहलाती है, सूचक कहलाती है। इस तरह से लिटमस भी होता है, वो भी अम्ल और क्षारक यानी एसिड और बेस के साथ अलग अलग कलर शो करता है, इसीलिए वो भी एक इंडिकेटर है, सूचक है। संश्लेषित में दो, वैसे तो बहुत सारे होते हैं बट आप दो ही पढ़ें, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थिलीन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं लैब में, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थिलीन ये मानव निर्मित है, यानी मैन मेड है, सिंथेटिक है। ये भी वही काम करते हैं, मतलब एसिड में डालो तो इनका कुछ कलर होता है, बेस में डालो तो इनका कुछ और कलर होता है। इसकी डिटेल एक एक्टिविटी के थ्रू भी बताऊंगी, पर थोड़ा बाद में बताऊंगी, ठीक है।
ये चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं, ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट का, इसमें आप क्या पढ़ेंगे बेटा, इसमें आप पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस, यानी कि अम्ल और क्षारक की अभिक्रियाएं। किसी किसी चीज़ के साथ मिलाएंगे हम अम्ल और क्षारक को और देखेंगे कि उनमें क्या चेंज आता है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे देयर इफेक्ट, यानी उनका प्रभाव, आपस में ये जब रिएक्ट करते हैं, अभिक्रिया करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, किसी और के साथ अभिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे यूजेस यानी उपयोग, एसिड बेस के भी यूज़ पढ़ेंगे और कुछ सॉल्ट यानी लवण के भी उपयोग पढ़ेंगे, जिसमें आप वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ये सब आप थोड़ा सा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब आप पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे पेपर में क्वेश्चन भी आता है। ठीक बच्चे, तो उनको बड़ा डिटेल में पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इंडिकेटर्स यानी कि सूचक, इसको मैंने बताया था ना डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए क्या मतलब है इंडिकेटर का यानी सूचक का, तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि क्या करते हैं, चेंजेस कलर इन डिफरेंट मीडियम, एसिडिक और बेसिक, यानी ये ऐसे पदार्थ हैं जो कि अम्ल व क्षारक में अपना रंग बदल सकते हैं। जैसे होते हैं ना हमारी लाइफ में भी कुछ लोग होते हैं, कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं या कुछ ऐसे दुश्मन होते हैं कह लीजिए, या एवं फैमिली मेम्बर्स कह लीजिए, जो कि हमारे साथ तो कुछ और उनका रंग होगा और दूसरे के साथ कुछ और रंग होगा। ऐसे ही आपका भी होता है। देखो पेरेंट्स के सामने आप किसी और तरीके से बिहेव करते हो और फ्रेंड्स के सामने आप किसी और तरीके से बिहेव करते हो। आप तो आप ही हो, आप वही रहोगे, लेकिन आपका कलर, आपके रंग बदल जाते हैं जब आप सिचुएशंस बदल जाती हैं, फ्रेंड्स के साथ अलग और पेरेंट्स के साथ अलग और टीचर के साथ अलग, करेक्ट। तो ऐसे इंडिकेटर्स भी होते हैं, ये कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं या पदार्थ होते हैं जो कि अगर हम अम्ल में मिलाएंगे तो इनका कलर कुछ और हो जाएगा, और अगर क्षारक में मिलाएंगे यानी बेस में मिलाएंगे तो इनका कलर कुछ और हो जाएगा। और इससे हमें पता चल जाता है कि भी हम जिसमें, मान लीजिए मेरे को एक ग्लास में किसी ने कुछ डाल के दे दिया, राइट, और मुझे वो पानी जैसा दिख रहा है, जैसे मान लीजिए लेमन जूस है, नींबू का रस। अच्छा मुझे पता तो नहीं है ना कि वो नींबू का रस है, तो अब कैसे पता करूँगी हर चीज़ को, तो चलो नींबू का रस तो हम टेस्ट कर सकते हैं, राइट, तो टेस्ट करके पता चल जाएगा कि ये नींबू का रस है। लेकिन अगर कोई साबुन का पानी दे तब आप क्या करोगे, क्या बार बार टेस्ट करके पता लगाओगे कि ये क्या चीज़ है, नहीं करोगे ना। या तेज़ाब दे दे तो टेस्ट करोगे, नहीं। तो हर चीज़ को पता लगाने का कि वो क्या है, एसिड है या बेस है, अम्ल है या क्षार है, हम टेस्ट नहीं करते या स्मेल नहीं करते। तब हम क्या करते हैं, इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं कि भाई इंडिकेटर डाला, कौन सा कलर चेंज हुआ तो वो अम्ल हुआ, कुछ और कलर चेंज हुआ तो वो क्षारक हुआ। ठीक है, समझ आ रही है। चलिए देखते हैं, इसे थोड़ा और समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमने बीकर में एसिड ले लिया है यानी अम्ल HCl एक बीकर में है जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है, और राइट हैंड साइड पे NaOH जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक। ठीक है, इसमें क्या है, अगर हम इसमें मिथाइल ऑरेंज जो कि एक इंडिकेटर है, सूचक है, दोनों को एक बार एसिड में और एक बार बेस में डालते हैं तो देखिए एसिड में इसका कलर देखिए और बेस में इसका कलर देखिए। एक में तो ये रेडिश हो गया है मिथाइल ऑरेंज ही, पर एसिड में मिथाइल ऑरेंज का कलर रेडिश है, जबकि बेस में यानी NaOH में, क्षारक में इसका कलर येलोइश है। यानी मिथाइल ऑरेंज जो कि एक इंडिकेटर है, दोनों एसिड और बेस में अलग अलग कलर शो करता है। ठीक है बेटा, अब अगर हम सेम ही तरीका अपनाएं, मतलब एक बीकर में एसिड हो और दूसरे बीकर में बेस हो, ठीक है, एक तरफ HCl है दूसरे में NaOH है, इसमें फिनोफ्थलीन जो कि एक दूसरा इंडिकेटर है, दोनों में अगर ऐड करते हैं तो देखिए एक में कलर पिंक हो जाता है, यानी बेस में इसका कलर पिंक है, जबकि एसिड में HCl यानी कि अम्ल में इसमें कोई भी कलर चेंज नहीं आता। तो क्लियर है बच्चे, मतलब जो हमारा सूचक होता है, इंडिकेटर होता है, वो क्या करता है, कलर अपना अलग अलग शो करता है। अगर हम उसे एसिड में डालें या बेस में डालें, अम्ल या क्षारक में अलग अलग कलर शो होते हैं। क्लियर बच्चे। अब हम बात करते हैं एक और तरह के इंडिकेटर्स की, यानी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, गंधीय सूचक। देखिए गंध से आपको पता चल रहा है, गंध मतलब स्मेल, और स्मेल को हम ऑल्फैक्टरी भी कहते हैं। ठीक है, जैसे सीइंग देखना है ना, उसको हम विजन भी कहते हैं ना, विजुअल। ऐसे ही सुनने को हियर या ऑडियो कहते हैं, ऑडियो विजुअल। ठीक है, वैसे ही स्मेल को हम ऑल्फैक्टरी भी कहते हैं। क्लियर।
तो कुछ ऐसे सूचक भी होते हैं, ऐसे इंडिकेटर्स भी होते हैं जो कि स्मेल पे वर्क करते हैं। मतलब जैसे यहाँ पर हमने देखा था अभी मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फ्थालीन वाली एक्टिविटी देखी, उसमें हमने कहा कि वो एसिड और बेस के साथ यानी अम्ल और क्षारक के साथ अपना कलर चेंज करते हैं, जबकि ये वाले क्या करते हैं, अपनी स्मेल चेंज करते हैं। अगर मैं एसिड में मिलाऊंगी तो कुछ स्मेल होगी और बेस में मिलाऊंगी तो कुछ और स्मेल होगी। देखो, सब्सटेंसेस हुज ओडोर, ओडोर मतलब स्मेल, चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया, एसिडिक में कुछ, बेसिक में कुछ और, उनको हम क्या कहेंगे, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें हम गंधीय सूचक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है बेटा, जैसे प्याज, आपने देखा होगा प्याज की एक अपनी अलग स्मेल है, राइट। और क्या होता है कि जब हम प्याज को अम्ल में रखते हैं, ठीक है, अम्ल किसी भी एसिड में रखते हैं तो उसकी कोई स्मेल पे फर्क नहीं पड़ता, जबकि जब हम उसको किसी बेस में यानी क्षारक में डालेंगे तो उसकी स्मेल चली जाएगी, लॉस ऑफ स्मेल हो जाएगा। इसी तरह से वेनिला भी है यहाँ पे। वेनिला आपने सुना होगा टेस्ट के लिए होता है, वो भी केक वगैरह में डाला जाता है, आइसक्रीम्स वगैरह में डाला जाता है। तो ये वेनिला एक्सट्रैक्ट है, ये भी ऐसा ही करता है। जब हम इसे एसिड में यानी क्षार में अम्ल में मिलाएंगे तो इसकी स्मेल बनी रहेगी, इसकी जो गंध होती है, जो खुशबू होती है वो रहेगी। लेकिन जैसे ही हम इसे किसी बेस में मिलाएंगे यानी कि किसी क्षारक में मिलाएंगे, इट लूजेज इट्स स्मेल, यानी कि इसकी जो स्मेल है वो चली जाती है। इसी तरह से क्लोव, क्लोव मतलब लौंग, लौंग की भी कितनी प्यारी सी स्मेल होती है, अच्छी सी स्मेल होती है, राइट, गंध उसे कहेंगे, फ्रेग्रेंस कहेंगे, खुशबू। लेकिन जैसे ही बेस में डालेंगे, क्षारक में डालेंगे, वो अपनी खुशबू भी गवा देगा। क्लियर बच्चे? तो इनको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स यानी कि गंधीय सूचक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसिड्स एंड बेसिस विद मेटल, यानी धातु के साथ अम्ल व क्षारक की अभिक्रिया। देखिए, अभी तक हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस कर ली कि अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होते हैं, सूचक यानी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा मेन चैप्टर है यानी कि इनकी अभिक्रियाएं, इनकी रिएक्शंस अलग अलग चीज़ों के साथ, फिर चाहे वो मेटल हो, मेटल के बाद हम पढ़ेंगे मेटल कार्बोनेट्स, फिर मेटल बाइकार्बोनेट्स, फिर पानी के साथ रिएक्शन देखेंगे। तो अब हमें एसिड्स और बेस की अलग अलग रिएक्शंस देखनी है अलग अलग चीज़ों के साथ। क्लियर? तो क्या टॉपिक है, धातु के साथ यानी मेटल के साथ जब हम एसिड या बेस मिलाते हैं तो क्या होता है। देखो, यहाँ मैंने लिखा हुआ है मेटल यानी कोई भी धातु, उसमें जब हम एसिड मिलाते हैं यानी अम्ल मिलाते हैं तो क्या बनता है बेटा। ये देखो, ये वाला जो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि उल्टे हाथ की तरफ, ये हमारा रिएक्टेंट है यानी कि ये अभिकारक है। अभिकारक में क्या क्या लिया है हमने, धातु लिए और अम्ल लिया है। जब हम दोनों को मिला देंगे, अम्ल मतलब एसिड, तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा जिसे हम हिंदी में लवण कहते हैं, और गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। ये आपको याद होगा, आपने 9th में भी किया हुआ है, प्रैक्टिकल्स में पढ़ा हुआ है। आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। वैसे ये वाली एक्टिविटी मैं अभी आपको फिर से दिखाऊंगी। इसमें क्या है, अगर आपने Zn ले लिया, Zn इज जिंक, जिंक का सिंबल है ये, जिंक का Zn, ठीक है, चिन्ह है, ये धातु होता है। जब हमने इसमें एसिड मिलाया, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड है ये, आप इसमें HCl भी मिला सकते हैं, ठीक है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मिला सकते हैं। जब हम किसी धातु में हमने क्या कर दिया, एसिड मिला दिया यानी अम्ल मिला दिया, तो लवण यानी कि सॉल्ट बना। देखो क्या होता है कि Zn जो है ना वो H2 को हटा देता है, हाइड्रोजन गैस को निकाल देता है, ये आपने पढ़ा हुआ, डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, विस्थापित कर देगा, और इसके साथ चला जाएगा SO4 के साथ। तो ZnSO4 बन गया, ये है लवण, सॉल्ट, और निकल क्या गई, H2 गैस, जिसके बुलबुले निकलते हैं, आपको याद होगा। इसी तरह से अगर ये इसके साथ मिलता तो भी ऐसा ही होता है, यहाँ पर भी ये H2, अब देखो H2 कैसे निकलेगा, यहाँ पर H2 तो गैस तो निकालनी है मुझे, करेक्ट, तो यहाँ पर तो एक ही H है, यानी कि मुझे इसको बैलेंस करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। आई होप आपको फर्स्ट चैप्टर की बैलेंसिंग याद होगी। मैं 2 यहाँ नहीं लगा सकती, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, इसीलिए मैं 2 आगे लगाऊंगी, करेक्ट। तो अब ये हो गया ZnCl2, ये Zn किसके साथ जाएगा, Cl2, ये जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला है बेटा, ठीक है। तो ये आपका सॉल्ट हो गया यानी लवण, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई।
तो जब भी हम किसी एसिड के साथ मेटल की रिएक्शन कराते हैं, धातु की अभिक्रिया कराते हैं, तो हमेशा याद रखना बच्चे, दिमाग में बिठा लो कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी ही निकलेगी। इसी तरह से जब भी कोई धातु क्षारक के साथ मिलेगा तो भी आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है और लवण बनता है। इसीलिए मैंने अब जनरल चीज लिख दी कि धातु में चाहे आप अम्ल मिलाओ चाहे आप क्षारक मिलाओ, हाइड्रोजन गैस निकलेगी ही निकलेगी। बाकी जो बच गया वो इकट्ठा हो जाएगा और सॉल्ट यानी लवण बना देगा। जैसे यहाँ देखिए Zn प्लस NaOH। NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक क्षारक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस तो निकालनी है, यानी H2 निकालना ही है, पर यहाँ तो बेटा एक ही H है ना, तो क्या करूँ? यहाँ नीचे 2 लगाऊं? नहीं लगा सकती, फॉर्मूला बदल जाएगा, मैं आगे 2 लगाऊंगी। अब ये H2 गैस निकल गई, बच क्या गया? Na2ZnO2। ये भी बेटा सोडियम जिंकेट। अब आप कहोगे मैम ये कैसे याद रहेंगे फॉर्मूले? बेटा जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको फॉर्मूले याद रहेंगे, और करने ही है आपको। जब जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो भी आपको ये काम ज़रूर करना है कि हेडिंग डालो, रिएक्शन लिखो और फिर उसको रटते जाओ। क्लियर? जितना ये रिएक्शन टिप्स पे याद होंगे, मान लो ये दे दिया आपको, ये पूछ लिया, तो आपको याद होना चाहिए ना। तो आपको ये पता है कि ये सॉल्ट है यानी कि लवण है, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी ही निकलेगी। कब? जब कोई भी एसिड बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। आइए हम ये वाली एक्टिविटी देख लेते हैं, आपने की हुई है, याद हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए बच्चे, यहाँ पर हमने लिया है कंसनट्रेटेड H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। इसकी जगह पे आप HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हैं, कोई भी अम्ल ले सकते हैं। आप क्या करेंगे? अब हम उसकी रिएक्शन देखेंगे धातु के साथ। तो यहाँ टेस्ट ट्यूब में हमने वो एसिड ले लिया यानी कि अम्ल ले लिया। अब यहाँ पर है हमारे पास जिंक ग्रैन्यूल, जिंक मतलब धातु। ठीक है, कोई भी धातु ले लीजिए, मैग्नीशियम की स्ट्रिप्स भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए जिंक ग्रैन्यूल्स इस तरह के आपको आपके लैब में भी मिलेंगे, लैब में भी कर सकते हैं आप। अब जैसे ही इस टेस्ट ट्यूब में आपने यानी अम्ल में, एसिड में आपने जिंक डाला, अब देखिए आपको ये बबल्स दिख रहे होंगे। ये बबल्स बेटा हाइड्रोजन गैस के हैं। क्लियर? मैंने अभी आपको रिएक्शन में देखा ना आपने कि क्या बनता है, आपके पास सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। अब आप कहोगे मैम सॉल्ट तो नज़र नहीं आ रहा, तो बेटा ये सोल्यूबल सॉल्ट है। सोल्यूबल मतलब कि जो कि आपके एसिड में घुला हुआ है। सॉल्ट तो घुला हुआ भी हो सकता है ना, चाहे वो पानी में हो या फिर एसिड में हो। तो यहाँ पर ये सोल्यूबल हो चुका है, यानी सॉल्ट सोल्यूबल है, लेकिन हाइड्रोजन गैस आपको निकलती हुई दिख रही है। ये हाइड्रोजन गैस है या नहीं, इसको टेस्ट करने के लिए आप पॉप साउंड वाला एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इसके आगे। मतलब कि जब आप मैच स्टिक जला के इसके टेस्ट ट्यूब के ऊपर ले आएंगे और ये हाइड्रोजन गैस निकलेगी, फटाफट से आपको लाना पड़ेगा, तो एक पॉप करके साउंड आएगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस एक फ्यूल है, राइट? तो वो एक पॉप साउंड से आपको बर्स्ट होता हुआ दिखेगा। क्लियर? इससे ये जस्टिफाई हो जाता है कि ये हाइड्रोजन गैस ही है। ओके बेटा, चलिए तो अब आते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, वो है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स विद एसिड्स। यानी धातु कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट मतलब धातु कार्बोनेट, और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब अम्ल की अभिक्रिया कराई जाए। यहाँ पर हमने सिर्फ धातु के साथ अभिक्रिया कराई। अब हम सिर्फ धातु के साथ नहीं, बल्कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे। अब देखो, ये आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि मैम ये मेटल कार्बोनेट्स क्या होते हैं। तो बेटा कार्बोनेट आपने पढ़ा हुआ है, कार्बोनेट होता है CO3 ये आपने 9th में पढ़ा हुआ है, राइट? CO3 को हम बोलते हैं कार्बोनेट। ठीक है, और हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बोलते हैं HCO3। तो जब इसके आगे कोई मेटल लग जाएगा तो उसे हम बोलेंगे मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर? अब आप कंफ्यूज हो सकते हो कि मैम ये तो CO3 होता है, यहाँ पे HCO3 क्यों है? तो बेटा इसके लिए तो आपको 9th का चैप्टर नंबर 3 थोड़ा अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। आप प्लीज़ वो वीडियोस देखिए ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि ये चार्ज, ये आयन्स है बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव आयन्स। ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए कि जो मेटल होता है वो पॉजिटिव आयन बनाता है, यानी कि वो धनायन बनाता है धातु, और ये जो है वो ऋणायन है। यहाँ हाइड्रोजन लग गया तो इसीलिए ये भी एक पॉजिटिव
आयन बनाता है, यानी कि ये भी धनायन बनाता है। तो ये आपको अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो प्लीज़ आप 9th का चैप्टर नंबर 3 अच्छे से रिवाइज करिए, तब आपको ये थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम एसिड्स की इन दोनों के साथ रिएक्शन देखते हैं। देखो ये है Na2CO3, यानी देखो ये Na है सोडियम और फिर ये है कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट यानी मेटल कार्बोनेट। सोडियम एक मेटल है और जब हमने इसकी रिएक्शन कराई, अभिक्रिया कराई HCl यानी कि अम्ल के साथ, तो देखो क्या होगा। अब आप ये याद रखिए बेटा, लवण तो बनेगा ही बनेगा, यानी कि सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा। और जो भी आपको नजर आ रहे हैं उसमें आपको H नजर आ रहा है तो H2O बनाओ, C नजर आ रहा है तो CO2 बनाओ। ये सिर्फ याद करने का तरीका है, ठीक है। बाकी आपको रिएक्शन तो पूरी याद करनी है, बस आपको याद ये करना है कि कब हाइड्रोजन गैस निकालनी है। हाइड्रोजन गैस सिर्फ मेटल के साथ होता है, और जब हमारे पास मेटल कार्बोनेट हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट हो तो H2O भी निकलता है और CO2 भी निकलता है। सॉल्ट तो दोनों में कॉमन ही है, यानी लवण तो निकलेगा ही निकलेगा। क्लियर? तो अब देखो क्या हो रहा है, यहां पर NaCl यानी कि Na और Cl आपस में कंबाइन होके सॉल्ट बना रहे हैं, लवण। अब बच गया CO3 और H, है ना, 2 H हैं। बैलेंस करना आपने सीखा होगा, तो उससे आपको पानी और CO2 बाहर निकालना है। क्लियर? इसी तरह से अगर आपके पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यानी कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है और वो फिर एसिड के साथ यानी अम्ल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो फिर से वही होगा, सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा NaCl, और साथ में H और C दिख रहे हैं तो पानी भी निकाल दो और CO2 गैस भी निकाल दो। फर्क है, यहाँ CO2 गैस निकल रही है और वहाँ पहले वाले में हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। ठीक, तो देखो जनरल रिएक्शन क्या है, अभिक्रिया मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, जब वो एसिड के साथ अभिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो सॉल्ट निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और H2O गैस निकलती है। देखिए बेटा, यहाँ हमने 2 टेस्ट ट्यूब्स ले ली हैं और दोनों सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों केमिकल्स ले लिए, यानी एक है धातु कार्बोनेट और एक है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है बेटा। तो हम एक टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे सोडियम कार्बोनेट यानी धातु कार्बोनेट, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे हम सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक ही बात होती है। और यहाँ पर दूसरी तरफ हमारे पास है HCl यानी कि अम्ल, एसिड है। दोनों में थोड़ा थोड़ा हम अम्ल डाल के ऑब्जर्व करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि दोनों में जो है वो क्या बदलाव आते हैं, यानी कि दोनों में क्या रिएक्शन होती है, कौन सी अभिक्रिया होती है। अब जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि क्या होगा, देखो लवण यानी सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, साथ में H2O यानी पानी बनेगा और एक गैस निकलेगी यानी कि CO2 गैस, ठीक है। तो यहाँ पर हम यही देखेंगे, इसमें हमने देखिए यहाँ पे कॉर्क लगा दिया और एक बीच में से ग्लास रॉड निकली हुई है, ताकि वो जो हमारी गैस निकल रही है, जो कि हम क्या मान के चल रहे हैं अभी CO2 गैस है, ठीक है। तो इसमें से, इस ग्लास ट्यूब में से वो CO2 गैस आफ्टर द रिएक्शन यानी जैसी अभिक्रिया होगी किसके किसके बीच में, हमारे अम्ल के बीच में और हमारे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट के बीच में रिएक्शन जो होगी, उसमें से देखिए यहाँ पर अब एक गैस निकल रही है और हमने उस गैस को किसके अंदर डाला हुआ है, हमने क्या बताया था, कैसे चेक करेंगे, जब हम उसको CaOH होल ट्वाइस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि हम चूने का पानी बोलते हैं, उसमें पास कराएंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या होता है। जैसे ही ये गैस इसमें से पास हुई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में से पास हुई, हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि ये ना वाइट कलर का हो गया है। वाइट कलर यानी कि थोड़ा क्लाउडी सा हो गया है, जिसको हम फ़िल्टर कर सकते हैं, यानी कि फ़िल्टर पेपर की मदद से छान सकते हैं। और ऐसा क्यों हुआ है, ये रिएक्शन भी हमने देख ली है कि भाई CaOH होल ट्वाइस में से जैसे ही CO2 गैस पास होती है तो जो है वो आपका CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। इज़ इट क्लियर बेटा? अब बेटा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, पेपर में काफ़ी बार आ चुकी है ये, उसमें क्या होता है, आपसे इस तरह से पूछ लेते हैं कि मान लीजिए इसको बोल देंगे कि कोई एक पदार्थ है X, ठीक है, कोई एक पदार्थ है X, मैटर है X, जो कि एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और कुछ बना देगा,
कोई एक गैस निकलेगी, जैसे यहाँ पे CO2 गैस निकल रही है ना, तो कोई एक गैस निकलेगी और जैसे ही हम उस गैस में चूने का पानी यानी लाइम वाटर डालते हैं तो सफ़ेद सफ़ेद PPT आ जाता है। तो बताओ वो क्या है ओरिजिनली, X क्या है। इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे जब एक एक रिएक्शन को आपको अच्छे से रटी हो जाएगी, यानी कि अच्छे से क्रैम कर लेंगे आप। क्लियर? माइंड में एक तरह का फ्लो चार्ट बना लीजिए तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जब आप ये रिएक्शन होती है तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। उसको चेक कैसे करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकली है। देखो ऊपर वाले में हाइड्रोजन गैस निकलती थी, मैंने बताया था इसे चेक करेंगे पॉप साउंड के वजह का, पॉप साउंड निकलती है तो हो जाता है कि यहाँ हाइड्रोजन ही गैस है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये कैसे चेक होता है कि जब आप फटाफट से चूने का पानी यानी लाइम वाटर CaOH होल टॉइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पास में ले आएंगे उसका सोल्यूशन और उस पर ये गैस पास करेंगे, तो बेटा ये फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ी हुई है, ये बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि ये सफ़ेद कलर का होता है कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो ये वाइट PPT वो कंप्यूटर वाली PPT नहीं, PPT में मतलब प्रेसिपिटेट, हिंदी में अवक्षेप कहते हैं इसे। तो ये जब गैस निकल रही है, आपने चूने का पानी यानी लाइम वाटर पास में ले आए हो, तो वो रिएक्शन करके क्या बना देंगे, CaCO3 यानी चूना पत्थर, लाइमस्टोन इंग्लिश में, और ये सफ़ेद कलर का होता है। अवक्षेप का क्या मतलब है कि भाई आप इसको फिल्टर कर सकते हैं, छान सकते हैं, छान करके अलग कर सकते हैं और साथ में पानी बन जाएगा। क्लियर? लेकिन ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके बाद आपको ये भी पूछ सकता है कि भाई वाइट PPT तो बनता है, लेकिन जब हम एक और ज़्यादा CO2 गैस थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए पास कराते हैं तो फिर वो वाइट PPT फिर से डिज़ोल्व हो जाता है, यानी फिर से घुल जाता है। तो बताओ वो क्या है, X। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही हम CO2 गैस पास करेंगे तो ये वाइट अवक्षेप बनेगा, वाइट PPT बनेगा जिसे आप छान सकते हो। लेकिन अगर ज़्यादा CO2 गैस पास कर दोगे और ज़्यादा CO2 गैस पास कर दोगे तो बेटा ये वाली अभिक्रिया हो जाएगी, ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। आपको बहुत ध्यान में रखनी है, याद रखनी है। क्या होता है, CaCO3 में और ज़्यादा CO2 मिलाते हो तो देखो पानी तो है ही, CO2 और ज़्यादा मिला दिया तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये घुलनशील होता है, यानी ये डिज़ोल्व हो जाता है। तो इसको छान नहीं सकते, इसको छान सकते थे, एक्स्ट्रा CO2 डाल दिया तो फिर जो बनेगा वो वापस से डिज़ोल्व हो जाएगा, घुलनशील हो जाएगा, और इसको हम छान नहीं सकते। ये आपको क्यों पढ़ना है, ये आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। ऐसे भी आ सकता है कि कैसे चेक करोगे कि CO2 गैस निकल रही है, या ऐसे भी आ सकता है कि भाई लाइम वाटर से जैसे ही पास में लाते हैं तो वो वाइट हो जाता है और थोड़ी देर के लिए रखते हैं तो फिर वो वापस से डिज़ोल्व हो जाता है। तो बताओ क्या क्या चीज़ है आपके पास। क्लियर बेटा? तो आज की वीडियो में बस इतना ही, इसके बाद की रिएक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।